जहां आज के बड़े बड़े स्टार्टअप्स अपने ग्रोथ के लिए बिलियन ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं, वहीं पे एक कंपनी है जो कि रूल्स ऑफ सक्सेस को रीराइट कर रही है इन दी टेक इंडस्ट्री। विद नो फैंसी ऑफिसेज एंड नो इन्वेस्टमेंट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट मनी, इट्स ऑल डन बूटस्ट्रैप्ड एंड नाउ इट्स वर्थ मोर देन 1 लाख करोड़ एंड बिकेम वन ऑफ द हाईली प्रॉफिटेबल स्टार्टअप ऑफ इंडिया विद ऑलमोस्ट zero marketing cost. A company that is directly challenging the dominance of tech giants like Microsoft, Meta and Google in India. जिसके कारण इनके भी 80% क्लाइंट्स खत्म हो गए, but still the company could survive because of its strong finances. उन्होंने enterprise level functionality को वैल्यू प्राइसिंग और ट्रांसपेरेंसी के साथ मार्केट में उतारा। उनका फोकस था उन लाखों एसबीएम्स पर जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर चलाना चाहते थे लेकिन उसकी प्राइसिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सीधा सीधा गूगल के बिजनेस मॉडल पर एक आइडियोलॉजिकल हमला था जो पर्सनल डेटा को टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करता है। Today we are going to talk about Zoho, a company that serves more than 7 lakh customers across 150 countries. It all started in 1968 जब तमिलनाडु के तेंजोर डिस्ट्रिक्ट में एक मिडिल क्लास में श्रीधर वेम्बू का जन्म होता है। बचपन से ही वो अपने स्टडीज में बहुत अच्छे थे, जिसके चलते उन्होंने बैचलर्स डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास से 1989 में कंप्लीट की और फिर अपनी फर्दर स्टडीज के लिए यूएसए चले गए, जहां उन्होंने अपनी पीएचडी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी से की। जिसके बाद उन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर क्वालकॉम के साथ एज अ वायरलेस इंजीनियर स्टार्ट की, बट ही डिडंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस रैट रेस। हिज एम्बिशंस एंड मोटिव्स वर मच बिगर देन दिस। ही वांटेड टू डू समथिंग यूनिक, जिसके चलते उन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी और निकल पड़े अपने एंटरप्रेन्योरल जर्नी पे और अपने दो ब्रदर्स के साथ एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था एडवेंटनेट। शुरू में उनका फोकस नेटवर्क मैनेजमेंट, इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर पर था। उन दोनों इंटरनेट इतना वाइड स्प्रेड नहीं था और टेक लैंडस्केप भी आज के जैसा डायनामिक नहीं था। वो एक ऐसे दौर में काम कर रहे थे जब बिजनेस को सर्वर मेंटेन करना, नेटवर्क को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, पर उनका सफर आसान नहीं था। सिलिकॉन वैली में उनके पहले कुछ साल बहुत मुश्किल थे। 1997 में उन्होंने $350,000 की सेल की, लेकिन हर एक पैसा R&D में डाल दिया अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए। वेब एनएमएस के लिए 1998 में सेल्स $1 मिलियन क्रॉस कर गई। वो वक्त सिलिकॉन वैली में .com बबल का था, एक ऐसा दौर जहां कंपनीज ओवरनाइट हाई वैल्यूएशन और रैपिड फंडिंग के पीछे भागे जा रही थी। वेम्बू ने यहाँ पे एक गहरा पैटर्न देखा। उन्होंने महसूस किया कि ये एक्सट्रीमली लूज फंडिंग एनवायरनमेंट और हाई वैल्यूएशन का प्रेशर कंपनीज को असली मकसद से भटका देता है। जब वैल्यूएशन शॉर्ट टर्म टारगेट बन जाता है तो कंपनी सिर्फ वो चीजें करने लग जाती है जो इन्वेस्टर्स को खुश करे, प्रोडक्ट को नहीं। वेम्बू का मानना ये था कि अगर आपको सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है तो सबसे पहले पेइंग द बिल्स का डिसिप्लिन आना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट यही रीजन है कि आज तक भी जोहो एक प्राइवेटली हेल्ड प्रॉफिटेबल कंपनी है। अपनी नो डेट पॉलिसी के कारण 2000s की शुरुआत में जब .com बबल फटा तो कई बड़े बड़े प्लेयर्स और कंपनीज ओवरनाइट कोलैप्स हो गए, डिसॉल्व हो गए, जिसके कारण इनके भी 80% क्लाइंट्स खत्म हो गए, बट स्टिल द कंपनी कुड सर्वाइव बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस। लेकिन यही वो टफ टाइम था जब वेम्बू और उनकी टीम ने रीइन्वेंशन की स्ट्रैटेजी सोची और एक नया विजन देखा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS। उस वक्त SaaS एक नया कॉन्सेप्ट था। एक बार सोच के देखो, ये वो दौर था जहां पे लोग सॉफ्टवेयर एक सीडी से डाउनलोड करते थे। खुद सोच के देखो। वेम्बू ने सोचा व्हाई नॉट डिलीवर सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। ये आइडिया बहुत ही रिवॉल्यूशनरी था। 2001 में उन्होंने जापान में एक्सपेंड किया। 2003 में मैनेज इंजन लॉन्च किया आईटी मैनेजमेंट के लिए, पर असली टर्निंग पॉइंट आया 2005 में जब उन्होंने जोहो CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट लॉन्च किया। उस वक्त सेल्सफोर्स जैसे प्लेयर डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन जोहो ने अफोर्डेबल प्राइसिंग और इजी इंटीग्रेशन से अपनी जगह बना ली। ऑर्गेनिक ग्रोथ थी, वर्ड ऑफ माउथ से यूजर्स बढ़ने लगे और 2008 तक 1 मिलियन पहुंच गए। ये बूटस्ट्रैपिंग का असली पावर था, स्लो बट स्टेडी। 2009 में एडवेंटनेट का नाम बदलकर जोहो कॉर्पोरेशन रख दिया गया, एक ऐसे प्रोडक्ट के नाम पे जिसको लोग एक्चुअली यूज कर रहे थे। ये नाम उन्होंने सोहो से लिया, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस, क्योंकि उनका फोकस छोटे और मीडियम बिजनेसमैन को एम्पावर करना था। जोहो CRM, जोहो डॉक्स, जोहो मेल, एक के बाद एक उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो ना कि बस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल थे, बट काम को भी असली में बहुत ज्यादा आसान बना देते थे। उन्होंने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े जायंट्स को सीधा टक्कर दी और वो भी उनके प्राइसिंग के फ्रैक्शन पर। जब आप अपने ही पैसों से कंपनी चलाते हैं तो आपके पास दो चीजें होती हैं, टाइम और ऑटोनॉमी। जोहो ने इस टाइम और ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करके एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जिसको आज हम कहते हैं इकोसिस्टम स्ट्रेटेजी। उनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट जोहो वन आज 45 से ज्यादा एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है। HR से लेके फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM तक। उन्होंने कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझी जो थी ऐप ओवरलोड।
हर डिपार्टमेंट के लिए अलग सॉफ्टवेयर, अलग लॉगिन और हर कुछ अलग अलग यूज करना पड़ता था। ज़ोहो वन ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जब आपका पूरा बिजनेस एक ही सिस्टम पर चलता है तो डेटा सिलोस टूट जाते हैं। अपनी सेल्स टीम का डेटा, मार्केटिंग डेटा और फाइनेंस डेटा आसानी से ब्लेंड हो जाता है। ये एक यूनिफाइड बिजनेस फ्लो क्रिएट करता है जो किसी भी मीडियम साइज या छोटे बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर है। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे कि ये बिजनेस मॉडल इतना पावरफुल कैसे बना, क्योंकि ज़ोहो ने ये सारे 45+ एप्लीकेशंस खुद ही इंटरनली डेवलप किए। जब हर प्रोडक्ट इन हाउस डेवलप और मैन्युफैक्चर होता है तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाती है। इस कंट्रोल ने ज़ोहो को एक लाजवाब कॉम्पिटिटिव एज दिया, खासकर प्राइसिंग के मामले में। सोच के देखो, उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर सेल्सफोर्स हिस्टोरिकली एंटरप्रेन्योर लेवल के लिए डिजाइन किया गया था। उनकी प्राइसिंग कॉम्प्लेक्स और हाई एंड थी, जिसे सिर्फ बड़े कॉर्पोरेशन ही उसे अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन ज़ोहो ने इसका बिल्कुल ही अपोजिट किया। उन्होंने एंटरप्राइज लेवल फंक्शनैलिटी को वैल्यू प्राइसिंग और ट्रांसपेरेंसी के साथ मार्केट में उतारा। उनका फोकस था उन लाखों एसबीएम्स पर जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर चलाना चाहते थे लेकिन उसकी प्राइसिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ज़ोहो ने ये प्रूव किया कि हाई क्वालिटी यूनिफाइड सॉफ्टवेयर जरूरी नहीं कि एक्सपेंसिव ही हो। ये सिर्फ सस्ता होना नहीं था, बल्कि एक वैल्यू फिलॉसफी थी जिसे जीरो वीसी प्रेशर ने जन्म दिया, क्योंकि उन्हें वैल्यूएशन नहीं, कस्टमर की लॉयल्टी चाहिए थी। यही रीजन है कि आज तक ज़ोहो एक प्राइवेटली हेल्ड और प्रॉफिटेबल कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में उनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 8,700 करोड़ रुपए था, विच इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली $1.05 बिलियन, और उनका प्रॉफिट 2,836 करोड़ तक पहुंच गया था। अक्टूबर 2024 तक ज़ोहो का रेवेन्यू $1.4 बिलियन हो चुका था। दुनिया भर में 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं जो ज़ोहो के प्रोडक्ट्स एक्चुअली ऑन अ डेली बेसिस यूज करते हैं, और आज हर 3 फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से एक ज़ोहो यूज करती है। HDFC लाइफ, हुंडई, आइकिया जैसे बड़े बड़े नाम भी ज़ोहो के ही कस्टमर्स हैं। ज़ोहो की सक्सेस स्टोरी में एक दूसरा पिलर है जो उसकी फिलॉसफी को फिजिकल फॉर्म देता है, द रूरल मूवमेंट। श्रीधर वेम्बू ने एक रैडिकल डिसीजन लिया। वो खुद सिलिकॉन वैली की भीड़ भाड़ छोड़कर तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में आके बस गए और यहाँ उन्होंने रूरल इनोवेशन मॉडल की शुरुआत की। 2001 में ज़ोहो ने तेंगसाई में अपना पहला रूरल ऑफिस खोला। अब तुम सोच रहे होगे कि इसका असर क्या हुआ। हाई पेइंग जॉब्स गांव में आने लगी, जिससे पूरी कम्युनिटी का इकोनॉमिक वेलफेयर सुधरा। ज़ोहो की वजह से तेंगसाई को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस मिल गया। उन्होंने 2004 में ज़ोहो स्कूल भी शुरू कर दिए और उसी स्कूल में वो अपना सॉफ्टवेयर भी सिखाने लग गए, और उसी के कारण आज उनके 15 से 20% इंजीनियर्स इसी स्कूल से आते हैं बिना कोई ट्रेडिशनल कॉलेज या डिग्री के। ये मॉडल ज़ोहो को एक ऑपरेशनल रिलायंस देता है। जब आप खुद ही अपना लॉयल टैलेंट पूल सप्लाई चेन बना लेते हो तो तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई तुम्हारे एम्प्लॉइज को पोच कर लेगा या तुम्हें नहीं जरूरत होती कि तुम किसी को बहुत हाई सैलरीज दो। अगर पिछले 2 दशक ज़ोहो ने B2B मार्केट में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है तो 2024 और 2025 में उन्होंने B2C में एक सिनेमैटिक एंट्री मारी है। पिछले कुछ सालों में ग्लोबल लेवल पर डेटा प्राइवेसी की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। यूजर्स बढ़ रहे हैं, टेक प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, डेटा कलेक्शन पॉलिसी से तंग आ चुके हैं लोग। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ज़ोहो ने अपने 2 कोर प्रोडक्ट्स को वायरल किया। उनका मैसेजिंग ऐप अराता है। अराता 2021 में लॉन्च हुआ था, लेकिन सितंबर 2025 में इन्होंने उसमें एक अनएक्सपेक्टेड सर्च देखा। इंडिया यूएस रिलेशन में डेटा प्राइवेसी की बढ़ती चिंताओं और मेक इन इंडिया को पुश करते चलते अराता के डेली न्यू यूजर साइन अप जो रोज अप्रॉक्सीमेटली 3000 होते थे, वो अचानक से 3.5 लाख तक पहुंच गए, वो भी पर डे। और ये सब लिटरली एक रात में हुआ, जिसने शक्ति दिखाई होम ग्रोन डोमेस्टिक लैंड के सॉफ्टवेयर्स की। लेकिन इससे भी बड़ा धमाका किया उनके उल्ला ब्राउजर ने। उल्ला ब्राउजर गूगल क्रोम और एप्पल सफारी को सीधी टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया था। ये प्लेटफॉर्म प्राइवेसी फर्स्ट प्लेटफॉर्म होने का दावा करता है। क्रोमियम फ्रेमवर्क पर बना है, जिसका मतलब है कि स्पीड और कंपैटिबिलिटी क्रोम जैसी है, लेकिन फिलॉसफी अलग है। ज़ोहो ने साफ कहा है कि उल्ला ब्राउजर डेटा कलेक्ट नहीं करता, स्टोर नहीं करता और सेल भी नहीं करता। ये सीधा सीधा गूगल के बिजनेस मॉडल पर एक आइडियोलॉजिकल हमला था जो पर्सनल डेटा को टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करता है। ये तेज ग्रोथ खासकर की स्वदेशी मूवमेंट की वजह से। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने भी अपना ईमेल ज़ोहो मेल पर शिफ्ट कर लिया है। इसी के साथ साथ जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने सबको भारत के ऐप यूज करने की अपील की है। आनंद महिंद्रा जी ने एक्स यानी कि ट्विटर पर खुद अराता डाउनलोड करके खुशी जताई है। देश के बड़े लोग और पॉलिटिशियंस भी स्वदेशी सॉफ्टवेयर को उठा के चढ़ा रहे हैं। ज़ोहो ने वानी भी लॉन्च किया है, जो एक AI पावर्ड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है, सीधा गूगल वर्कस्पेस और माइक्रोसॉफ्ट 365 को टक्कर देने के लिए। इसके अलावा उन्होंने सितंबर 2024 में AI रिच ज़ोहो एनालिटिक्स भी लॉन्च किया था और अगस्त 2024 में अपना खुद का पेमेंट गेटवे भी लॉन्च किया है, ज़ोहो मार्केटिंग प्लस। ज़ोहो मार्केटिंग प्लस यूजर्स ने 2024 में 12 मिलियन से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट किए थे और 15 बिलियन ईमेल्स भेजे थे। ज़ोहो की कहानी एक प्रूफ है कि आपको बड़े शिखर, बड़े इन्वेस्टर और बड़े मार्केटिंग बजट्स की जरूरत नहीं होती।
अगर आपके पास एक सॉलिड फिलॉसफी है, एक जेन्युइन विजन है और अपने लोगों और कम्युनिटीज पर भरोसा है, तो आप तेंकाई जैसे छोटे गांव से भी दुनिया बदल सकते हो। श्रीधर वेम्बू ने हमें दिखाया कि इनोवेशन कहीं पे भी हो सकती है और असली पावर कैपिटल में नहीं बल्कि कन्विक्शन और कल्चर में होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग।